जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है विविधता समावेशी शिक्षा और जेंडर। इसके साथ हम पढ़ेंगे तृतीय लिंग अथवा ट्रांसजेंडर। अर्थात हमारे समाज में क्या होता है, जब कोई बालक धरती में पैदा होता है तो वो दो लिंगों के रूप में पैदा होता है, या तो वो स्त्री के रूप में पैदा होता है या पुरुष के रूप में पैदा होता है। तो उसी प्रकार है ना, एक और लिंग का पैदा होता है, एक और लिंग हमारे समाज में मान्यता दी जाती है, वो है तृतीय लिंग यानी नपुंसक लिंग। तो इस प्रकार हमारे समाज में क्या है, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अलावा है ना तृतीय लिंग को भी हमारे समाज में दर्जा दिया जाता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, तृतीय लिंग अथवा ट्रांसजेंडर। ऐसा व्यक्ति जिसका लिंग भाव जन्म से प्राप्त लैंगिक पहचान से भिन्न होता है उसे तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहा जाता है ना। ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या होता है, जो जो लिंग भाव मतलब अर्थात जन्म से प्राप्त उसकी जो लैंगिक पहचान होती है वो एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भिन्न होती है। तो इस प्रकार वो जो व्यक्ति है उसे हम लिंग तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर कहते हैं। और हमारे समाज में देखा जाता है कि तृतीय लिंग के प्रति क्या है, उसे थोड़ा सा लिंग भाव से देखा जाता है। अब व्यक्ति के मन में ये होते हैं कि जब वो बच्चा पैदा होता है ना, ट्रांसजेंडर रूप में पैदा होता है तो उसे क्या है, वो उसे अपनाया नहीं जाता है। यानी ऐसा पुरुष जिसकी लिंग भाव व्यवहार महिलाओं की भांति हो और ऐसी महिला जिसका लिंग व्यवहार पुरुषों की भांति हो। तो इस तरह के जो व्यक्ति को हम तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर व्यक्ति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति और न्यायपालिका तीसरे लिंग को मान्यता देती है। यानी हमारे भारतीय संस्कृति में है ना, पहले क्या होता था, इसकी मान्यता नहीं दिया जाता था। मतलब जो ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन्हें क्या है हमारे समाज में मान्यता नहीं दिया जाता था। लेकिन भारतीय संस्कृति में है ना क्या है, तीसरे लिंग को मान्यता दिया जाता है। सन 1998 में मध्य प्रदेश की शबनम मौसी भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक चुनी गई थी, है ना। हमारे देश में क्या है, वो जो तृतीय लिंग है ट्रांसजेंडर को भी विभिन्न जो भारत के जो पद है ना उसमें क्या है उन्हें दर्जा दिया जाता है और उन्हें किसी भी तरह की जो रोक टोक है वो नहीं किया जाता। उसी तरह हम एग्जाम्पल के लिए लें तो सन 1998 में है मध्य प्रदेश की शबनम मौसी जो भारत की क्या पहली ट्रांसजेंडर विधायक चुनी गई। तो इस प्रकार क्या है, उस थर्ड लिंग के प्रति भी हमारे समाज में क्या है उचित मान्यता उन्हें दिया जाता है। तथा क्या है, आज हम देखेंगे तो हमारे देश के जो विभिन्न जो बड़े बड़े पद है उसमें जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति उसमें उस पद में वो आश्रित है। तो इस प्रकार क्या है, तृतीय लिंग के प्रति है ना, पहले तो हम अच्छी जो लोगों की जो सोच थी वो ट्रांसजेंडर के प्रति अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित होता गया है ना, आगे बढ़ते गया, तो उसमें यह देखा गया कि तृतीय लिंग के प्रति भी हमारे समाज में क्या हुआ, उनके प्रति जो हमारी सोच है ना वो बदलती गई धीरे धीरे। तो उसी रूप में क्या है, उस जो थर्ड जेंडर जो है वो भी अपने आप को समाज में सहज महसूस करने लगे। वह आज हमारे क्षेत्र में क्या है वो भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के भांति वो भी अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं। चलिए अब हम उद्देश्य देख लेते हैं। पहला है क थर्ड जेंडर के प्रति शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को जागरूक एवं संवेदनशील करना। अर्थात थर्ड जेंडर के प्रति हमारे समाज में क्या है उन्हें लिंग भाव से देखा जाता है। लेकिन अगर उन्हें क्या है थर्ड जेंडर को भी अगर हमारे समाज में है ना एक स्त्री पुरुष की भांति अगर समान दर्जा देना है तो सबसे पहले क्या है एक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को समझना होगा, है ना। उनके बारे में लोगों को क्या है जागरूक होना पड़ेगा। शिक्षकों को ये समझना होगा कि वो भी एक क्या है एक लिंग, दो लिंगों की भांति वो भी एक लिंग है ना, तो उसके साथ भी वो बुरा बर्ताव न करे और उन्हें सब बच्चों की भांति समान रूप से देकर उन्हें समान शिक्षा दे। तो इसके लिए क्या है थर्ड जेंडर के प्रति शिक्षक और शिक्षिकाओं को जागरूक और संवेदनशील करना होगा, है ना। अगर शिक्षा क्या होगा, क्योंकि शिक्षा क्या है जो शिक्षक सभी बच्चों को समान रूप शिक्षा देते हैं तो उनके क्या है अगर थर्ड जेंडर के प्रति अपनी जो संवेदनशील भावना दिखाएंगे तो क्या होगा, वो सभी लोग उसके प्रति हीन भावना नहीं रखेंगे, है ना, और उसके प्रति अपनी जो सोच है वो निश्चित रूप से बदलेगी। दूसरा था थर्ड जेंडर की समस्याओं से अवगत कराना एवं संभावित समाधान हेतु पहल करना। इसका दूसरा उद्देश्य है कि तो थर्ड जेंडर होता है ना उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है, चाहे वह उसके परिवार से हो या आसपास के समाज या समुदाय से, है ना। उसमें क्या होता है जनरली हमें देखने को मिलता है कि अगर किसी परिवार में थर्ड जेंडर का बच्चा पैदा हो जाता है तो उन्हें घर से उन्हें या कहीं फेंक दिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है उनके जो प्रति उन्हें विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का सामना एक थर्ड जेंडर के व्यक्ति को सहना पड़ता है। और इससे
स्थिति है अगर हम उसको सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बहुत सारे पहल करना पड़ेगा, है ना, तभी हम उसकी जो स्थिति है उसको हम निश्चित रूप से सुधार सकेंगे। तीसरा है थर्ड जेंडर से संबंधित शासकीय एवं न्यायिक निर्देशों से अवगत कराना। देखिए हमारे सरकार ने क्या विभिन्न तरह के जो है ना कदम है वो थर्ड जेंडर के प्रति उठाए हैं, तो ये सब जो नियम कानून है थर्ड जेंडर के प्रति उनको क्या है उससे वो अवगत कराना ताकि वो भी अपने जो अधिकार है उसको वो समझ सके। चौथा है लैंगिक समानता के लिए समाज में चेतना जागृत करना, है ना, हमारे समाज में है ना एक स्त्री और एक पुरुष के भेद तो बीच में भेद किया ही जा रहा है, साथ ही थर्ड जेंडर के प्रति क्या है हमारे समाज में हीन भावना उन्हें देखा जाता है। तो इस प्रकार क्या है उन्हीं सब जो कठिनाइयों है ना तो उस सब को दूर करने के लिए हमारे समाज में उसकी चेतना जागृत करना पड़ेगा, अर्थात हमारे समाज की जो छोटी सोच है उन लोगों के प्रति उस सभी को हटाकर उनके में समान भावना जागृत करना होगा। इसके बाद पांचवा लिखते हैं थर्ड जेंडर के प्रति सामाजिक एवं पारिवारिक स्वीकार्यता को बढ़ाना, है ना, हमारे थर्ड जेंडर के प्रति क्या होता है पारिवारिक और सामाजिक स्थिति में क्या है उन दोनों को है ना वो स्वीकार करें। तो इस प्रकार हम जब उसकी सोच में परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से थर्ड जेंडर को हमारे समाज में और परिवार में उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार क्या है थर्ड जेंडर के प्रति लोगों की जो सोच है वो निश्चित रूप से प्रभावित होगी और उनके प्रति उनकी जो सोच है वो बदलेगी। चलिए आगे देखते हैं तृतीय लिंग या ट्रांसजेंडर समुदाय के उपवर्ग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अनुसार लिंग समुदाय के मुख्य रूप से निम्न उपवर्ग होते हैं ना, भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा जो तृतीय लिंग के जो उपवर्ग है ना इन्हें निम्न रूप में बांटा गया है। पहला है हिजड़ा, यह ट्रांसजेंडरों का एक सामाजिक उपवर्ग है ना, ये जो हिजड़ा वर्ग है ना ये उपवर्ग के अंतर्गत क्या है यह ट्रांसजेंडरों का एक क्या है सामाजिक उपवर्ग है। सामाजिक उपवर्ग है जिनकी अपनी निर्धारित मान्यता एवं परंपरा होती है, और ये जो समूह होता है ना इसका अपना एक क्या होता है अपना एक परंपरा होता है। इनकी आजीविका का साधन अधिकतर बधाई मांगना, दुआ देना तथा नृत्य करना होता है। देखिए जो हिजड़ा समूह के जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं वो अपने जो जीविका का साधन मतलब अपने जो जीवन को चलाने के लिए क्या करते हैं वो या तो नृत्य करते हैं या क्या करते हैं बधाई मांगते हैं या दुआ देते हैं। अर्थात हमने देखा होगा कि क्या होता है जब भी किसी के घर में शादी ब्याह या किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो हिजड़ा के समूह के लोग जाकर वहाँ बधाई मांगते हैं दुआ देते हैं। तो इस प्रकार क्या है वो अपनी जीविका को वो चलाते हैं, और ये जो हिजड़ा है ये उपवर्ग एक समूह है। चलिए आगे देखते हैं धार्मिक एवं सांस्कृतिक उपवर्ग। तृतीय लिंग समुदाय का एक वर्ग धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जीवन यापन करता है ना। तृतीय जो लिंग है इसके एक उपवर्ग क्या होता है धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या करते हैं अपने जीवन का जो जीविकोपार्जन वो करते हैं, अर्थात उसी के आधार पर वो अपना जीवन यापन करते हैं तथा इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है सखी, जोगता, जोगप्पा, शिव शक्ति, है ना। ये जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक ऊपर की जो ट्रांसजेंडर गतिविधि है इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है ना, सखी, जोगता, जोगप्पा, शिव शक्ति। तो इस तरह क्या है इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, और ये क्या करते हैं वे अलग अलग धार्मिक संस्थानों में जाकर है ना वो विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ या क्या करते हैं वो इन्हीं तरह से वो अपने विभिन्न आधार पर क्या करते हैं अपने जीविकोपार्जन को करते हैं। तो इसके लिए क्या है उन्हें विभिन्न नामों से भी जाना जाता है सखी, जोगता, जोगप्ता। तो इस तरह क्या है हम उन्हें हमारे समाज में विभिन्न तरह के जो अलग अलग नाम है उससे भी हम उसे जानते हैं। तीसरा है ट्रांस वुमेन, ऐसा ट्रांसजेंडर जो हिजड़ा समाज से नहीं जुड़ी है तथा जो अपनी कानूनी पहचान एक महिला के रूप में निर्धारित करना चाहती है वह ट्रांस वुमेन है। अर्थात ऐसा ट्रांसजेंडर है जो हिजड़ा समाज से पूर्ण नहीं जुड़ा है और जो अपनी कानूनी पहचान एक महिला के रूप में वो क्या करती है करना चाहती है। तो इसके लिए क्या है वो सर्जरी का सहारा लेती है। तो इस प्रकार क्या है वो अपनी एक अलग पहचान को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सर्जरी वगैरह को करवाती है, तो उसे हम ट्रांस वुमेन कहते हैं। हमारे समाज में निश्चित रूप से है ना जो व्यक्ति का वो तृतीय लिंग के रूप में वो जब पैदा होता है तो उसे विभिन्न प्रकार की जो समस्या है उसका वो सामना करना पड़ता है। तो इस तरह क्या है एक महिला अगर उस रूप में पैदा होती है तो क्या है वो सर्जरी के
बन जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है वो सर्जरी के द्वारा ट्रांस वुमेन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं चौथा, ट्रांसमैन। ऐसा ट्रांसजेंडर जिसका जन्म से निर्धारित लिंग महिला का था और जिसने सर्जरी प्रक्रिया के बाद स्वयं को पुरुष के रूप में परिवर्तित कर लिया है, ट्रांसमैन कहलाता है। अर्थात एक प्रकार से क्या है, वो जो व्यक्ति होता है ना, एक जब पुरुष के रूप में क्या है वो एक महिला के रूप में पैदा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है वो अपने सर्जरी के बाद वो अपने आप को पुरुष के रूप में परिवर्तित कर लेता है, तो उस तरह के व्यक्ति को हम ट्रांसमैन कहते हैं। पांचवा है पोथी। जो अपने जन्म से निर्धारित लैंगिक पहचान के साथ जीवन भर रहते हैं उन्हें पोथी कहते हैं ना। वो जिस रूप में पैदा होते हैं, जिस लिंग के रूप में वो पैदा हुए रहते हैं, उसी के आधार पर वो अपने जीवन भर जिंदगी वो जीते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें पोथी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम तृतीय लिंग के प्रति शिक्षकों का दायित्व, है ना। एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो क्या करे, इस क्लास में सभी बच्चों को एक समान रूप से देखे तथा सभी को बिना भेदभाव के भी शिक्षा दे। तो एक ट्रांसजेंडर बच्चे के बीच क्या करे, वो उनको है ना वो अलग महसूस ना करे, तो इसके लिए एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं ना उनके खिलाफ वो क्या करे, मतलब कि उन्हें सबके सामने उन्हें सरल रूप से समझे। तो इसमें पहला देखते हैं, ट्रांसजेंडर बच्चा यदि अपनी पहचान छुपाना चाहता है तो शिक्षक की भूमिका परामर्श की होती है ना होगी। अर्थात क्या है, अगर कोई ट्रांसजेंडर जो बच्चा है अगर वह अपनी पहचान छुपाना चाहता है तो शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वह वहाँ पर परामर्शदाता के रूप में उसका सहयोग दे, है ना, साथ दे, ताकि वो क्या है वो बिना किसी झिझक के वो क्लास में जाकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट वो कर सके। तो इसके लिए वह अपनी पहचान छुपाना चाहता है तो शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह उसे परामर्शदाता के रूप में उसका सहयोग करें। दूसरा देखते हैं, ट्रांसजेंडर बच्चों की प्रत्येक गतिविधि का अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी की जानी चाहिए ताकि उनके साथ हिंसा ना हो सके, है ना। ट्रांसजेंडर बच्चों की क्या है, उनके प्रत्येक जो गतिविधि पर हमें निगरानी करनी चाहिए ताकि उनके साथ कोई हिंसात्मक जो है ना वो हिस्सा ना हो। इसके लिए क्या है, हमें उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से उनकी निगरानी करनी पड़ेगी ताकि उसके साथ जो भी घटना है ना या हिंसा हो रही हो तो वहाँ पर हम उसका बचाव निश्चित रूप से कर सकें। तो इसके लिए शिक्षक को अब उनका जो प्रत्यक्ष रूप से उनकी निगरानी है ना करनी चाहिए। चौथा है, स्कूल व संस्था में भेदभाव निगरानी समिति का गठन करना चाहिए, है ना। स्कूल या संस्था में क्या है, जो ऐसी जो है ना भेद निगरानी समिति का गठन करना चाहिए ताकि वो जो निगरानी समिति जो है वो क्या कर सके, वो प्रत्येक बच्चों की जो गतिविधि पर वो अपना नजर रख सके तथा ट्रांसजेंडर बच्चों की जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उस पर वो नजर रख सके और उनके साथ होने वालों को भी जो हिंसा है उस पर वो उसे रोक सके। तो इसलिए हम स्कूल या संस्था में जो निगरानी समिति का गठन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। पांचवा है, पुस्तकालयों में ट्रांसजेंडर मुद्दों पर पुस्तकें रखी जानी चाहिए, है ना। हम पुस्तकालयों में देखते हैं विभिन्न प्रकार के पुस्तक का वहाँ पर भंडार होता है, तो हम वहाँ पर ट्रांसजेंडर से संबंधित जो मुद्दे हैं उससे आधारित पुस्तक भी वहाँ पर होना चाहिए जिससे क्या है बच्चे उसे पढ़े और ट्रांसजेंडर के बारे में समझ सके। छठा देखते हैं, स्टाफ एवं छात्रों को फिल्मों के माध्यम से जागरूक करना चाहिए, है ना। हम एक विद्यालय में कहते हैं एक स्टाफ है ना जो शिक्षकों का जो समूह होता है और छात्रों उन्हें विभिन्न फिल्मों के माध्यम से ट्रांसजेंडर के जो है ना जो भी गतिविधियां हैं ट्रांसजेंडर के बारे में उन्हें अवगत कराने के लिए उन्हें फिल्मों के माध्यम से जागरूक करना चाहिए ताकि वो ट्रांसजेंडर के बारे में जान सके, समझ सके तथा उसके साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार ना करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में है ना तीन लिंगों अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अलग हो सके, इन तीनों का अपना अलग अलग एक रोल होता है ना। तो हम अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो उनकी बात आती है तो क्या हमारे समाज में उन्हें हीन भावना से देखा जाता है और क्या है उन्हें समाज के द्वारा उन्हें बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। तो यदि हम एक परिवार की बात करें तो एक जो बच्चा होता है ना वो थर्ड जेंडर में यदि पैदा होता है तो उसे परिवार के द्वारा उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है या उन्हें विभिन्न तरह से उन्हें जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उन्हें
जो ट्रांसजेंडर जो समूह होता है उन्हें सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या है, ट्रांसजेंडर जो बच्चा होता है उसके खिलाफ मतलब कि उसे बहुत सारे जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारी सरकार ने विभिन्न तरह की उनके लिए जो योजनाएं हैं वो लागू की हैं, ताकि क्या करें वो भी आम लोगों की तरह अपना जो जीवन यापन है वो कर सके। तो इसके लिए क्या है, उन्हें विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव है वो कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। तो ये सब जो कठिनाइयां हैं उनका सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उसको बनाया गया, ताकि जो थर्ड जेंडर के जो लोग हैं ना वो भी क्या कर सके, अपनी जो जिंदगी उसको नॉर्मल तरीके से जी सके।